हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 12th बिजनेस स्टडी में चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। इस अध्याय को 4 बिंदुओं में बांटा गया है। फर्स्ट है प्रबंध का परिचय, दूसरा है प्रबंध विज्ञान, कला एवं पेशे के रूप में, और तीसरा भाग है प्रबंध के स्तर एवं कार्य। चौथा भाग है समन्वय, जिसकी अवधारणा एवं महत्व हमें पढ़ना है। इस प्रकार से 4 बिंदुओं में इस विषय को बांटा गया है। इस अध्याय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रबंध का परिचय। प्रबंध के परिचय में हम ये जानते हैं कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए हमें बहुत सारे साधनों की आवश्यकता होती है। सभी साधन हम अकेले जुटाने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो हमें उन कार्यों को करने के लिए अन्य लोगों की सहायता की आवश्यकता होती है। यह कार्य करने के लिए हम बहुत से लोगों की सहायता लेंगे, इसलिए इस प्रकार के लोगों का समूह एक संगठन बन जाता है। इस संगठन के लोगों के द्वारा अलग अलग किस्म के कार्य किए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब सभी लोग अलग अलग किस्म का कार्य करेंगे तो क्या वो अपना कार्य को ठीक ढंग से कर पाएंगे? तो इसका उत्तर है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर यह तो तय है कि इस कार्य में निश्चित रूप से असुविधाएं उत्पन्न हो सकती हैं यदि इस कार्य को व्यवस्थित रूप से न किया जाए। यह कार्य करने के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो कि अलग अलग लोगों को उनके कार्य को बांटे। प्रत्येक व्यक्ति को दिए जाने वाला कार्य अगर वो स्वयं करेगा तो इस प्रकार से किसी भी कार्य की पुनरावृत्ति की संभावना खत्म हो जाएगी। कोई अन्य व्यक्ति वह कार्य करेगा ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। एक ही व्यक्ति एक कार्य करेगा। इस प्रकार से हम सभी कार्यों को लोगों के बीच में बांट सकते हैं। प्रबंध दुनिया के सभी जगहों पर लागू होता है, चाहे वो घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, किसी भी देश में हो। जैसे कि शैक्षणिक संस्थाओं में, धार्मिक संस्थाओं में, सरकारी विभागों में, सेना में, परिवार में, सभी वो स्थान जहाँ पर कि हम किसी न किसी माध्यम से कार्य के लिए जुड़े हुए होते हैं, वहाँ पर प्रबंध की आवश्यकता होती है, प्रबंध का उपयोग किया जाता है। प्रबंध क्या है? इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों का एक समूह, जिसमें नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण को संपन्न किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रभावपूर्णता एवं कुशलता के बारे में। प्रभावपूर्णता का आशय काम को समय पर पूरा करने से होता है, चाहे लागत कितनी ही क्यों न आ जाए। प्रभावपूर्णता में क्या होता है कि काम को समय पर किसी भी तरह से पूरा कर लेना है, चाहे उस कार्य को करने की लागत कितनी ही क्यों न आ जाए। जबकि कुशलता का अभिप्राय काम को न्यूनतम लागत पर पूरा करना है। इसमें 2 बिंदु आते हैं, एक तो लागत न्यूनतम होनी चाहिए, दूसरा काम भी निश्चित समय सीमा में पूरा हो जाना चाहिए। इस प्रकार से प्रभावपूर्णता और कुशलता में दोनों में कॉमन चीज़ है काम को समय पर पूरा करना। परंतु अंतर क्या है? प्रभावपूर्णता काम किसी भी लागत पर पूरा करने को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि कुशलता के अंतर्गत उसे न्यूनतम लागत पर पूरा करने का प्रयास किया जाता है। परीक्षा में प्रभावपूर्णता और कुशलता के बारे में अंतर भी पूछा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है जिसमें कि इस अंतर को दर्शाया गया है। प्रभावपूर्णता का अर्थ होता है कि किसी भी कार्य को पूरा कर लेना, चाहे लागत कितनी भी आ जाए, जबकि कुशलता में काम को न्यूनतम लागत पर पूरा करने से संबंध होता है। प्रभावपूर्णता का उद्देश्य अंतिम परिणाम को समय पर प्राप्त कर लेना, जबकि कुशलता का अर्थ है लागत लाभ विश्लेषण करना। प्रभावपूर्णता का मुख्य केंद्र बिंदु है समय, किसी भी तरह से काम को समय पर पूरा कर लेना, जबकि कुशलता का संबंध है लागत के साथ। अब हम पढ़ेंगे प्रबंध की विशेषताएं। तो प्रबंध की क्या विशेषताएं होती हैं, प्रबंध को क्यों अपनाते हैं, इसके संबंध में अभी हमें इस टॉपिक पर पढ़ना है। तो प्रबंध का सबसे पहला उद्देश्य होता है, प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। प्रबंध किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही स्थापित किया जाता है।
इसकी स्थापना किसी खास उद्देश्य के लिए होती है, जिससे कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस स्कूल में स्कूल को चलाने का उद्देश्य क्या है? स्कूल को चलाने का उद्देश्य है उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उत्तम गुणवत्ता की, उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करना। जबकि किसी कंपनी का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि संगठन के उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाए? तो संगठन को उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमें प्रबंध की आवश्यकता होती है, जिसमें विभिन्न लोगों को अलग अलग कार्यों का वितरण किया जाता है और उनके कार्यों को इस प्रकार से एकजुट बनाया जाता है कि वे संगठन के उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। प्रबंध की विशेषता में दूसरा है, प्रबंध सर्वव्यापक है। यदि किसी कार्य को समय पर पूरा करना होता है तो हम उसके लिए प्रबंध को अपनाते हैं। यदि प्रबंध को हटा दिया जाए तो कोई भी कार्य पूरा नहीं किया सकता, अर्थात इससे शून्य बचेगा। इसके लिए प्रबंध को सर्वव्यापी माना गया है। यदि किसी कार्य को व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक सभी तरह की क्रियाओं के द्वारा संपन्न किया जाता है, यदि इन क्रियाओं का व्यवस्थित प्रबंध न किया जाए तो परिणाम प्राप्त करने में असफलता मिलेगी। इसलिए प्रबंध सर्वव्यापक माना जाता है। तीसरा है, प्रबंध बहुआयामी है। प्रबंध के अलग अलग आयाम होते हैं। आयाम का अर्थ क्षेत्र, डायमेंशंस। तो पहला है काम का प्रबंध। प्रत्येक संगठन में कुछ न कुछ कार्य करने के लिए स्थापित किया जाता है। जब यह कार्य हम करते हैं तो उसमें किसी निश्चित कार्य को करना होता है। दूसरा है लोगों का प्रबंध। प्रबंध के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति कार्य करते हैं उन सभी के लोग से हमें कार्य कराना होता है। इसके लिए उनसे कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, कुछ कार्य में तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात प्रशिक्षण कहीं जरूरी होता है, कहीं पे उसकी आवश्यकता नहीं होती। प्रबंध के समक्ष लोगों के संबंधित में दो मुद्दे होते हैं। पहला, विभिन्न आवश्यकताओं और रुचियों वाले लोगों से किस प्रकार से व्यवहार किया जाए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न स्वभाव का होता है। तो और काम सभी से एक ही जैसा कराना है तो किस प्रकार से उनसे व्यवहार किया जाए। दूसरा है लोगों से एक समूह के रूप में व्यवहार करना। सभी लोग अलग अलग होते हैं, लेकिन उनसे हम जब काम कराएंगे तो एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप के अंदर उनको कार्य सौंपा जाता है। तो इस प्रकार से उनका वितरण किया जाता है जिससे कि प्रबंध अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। प्रबंध का तीसरा आयाम है परिचालन का प्रबंध। एक संगठन में विभिन्न किस्म की क्रियाएं की जाती हैं, जैसे कि उत्पादन करना, क्रय करना, विक्रय करना, वित्त, लेखांकन, अनुसंधान एवं विकास। इन सभी कार्यों की आवश्यकता, इनको पूरा करने के लिए हमें कुशलता और प्रभावपूर्णता दोनों की आवश्यकता होती है। प्रबंध की विशेषताओं में चौथा है, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। जब प्रबंध का कार्य किया जाता है तो उसे हमेशा करना होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक बार किसी कार्य को करने के लिए हमने प्रबंध कर लिया तो हमेशा वही व्यवस्था चल सकती है। लोग आते हैं संगठन में, कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं। इस प्रकार से नए लोगों के आने और पुराने लोगों के संगठन को छोड़ के जाने के प्रभाव से हमें हमेशा नई नई व्यवस्थाएं बनाना पड़ती हैं, कार्यों का बदलाव करना पड़ता है। इसलिए हमें लगातार इसकी व्यवस्थाएं बनानी होती हैं। साथ साथ में जिन लोगों को जो कार्य दिया हुआ है वो कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब भी देखना होता है। प्रबंध के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वे निरंतर व्यवस्थित करना होते हैं। प्रबंध की पांचवी विशेषता है, यह है एक संगठन एक समूह क्रिया है। प्रबंध में अलग अलग कार्य किए जाते हैं, जिससे कि अभी हमने पहले पढ़ा था कि क्रय, विक्रय, उत्पादन, वित्त, लेखांकन आदि के कार्य किए जाते हैं। कोई भी एक व्यक्ति इतना पारंगत नहीं होता, नहीं इतना सक्षम होता है कि बड़े बड़े कारोबार के इन सभी कार्यों को अकेला एक व्यक्ति मिलकर कर सके। इसलिए इस कार्य को अनेक व्यक्तियों के द्वारा मिलकर पूरा किया जाता है। कोई भी संगठन तभी सफलता प्राप्त कर सकता है जबकि सभी कर्मचारी या संगठन के सदस्य एक टीम के रूप में मिलकर कार्य करते हैं। उनके प्रयासों में समन्वय होता है, जिससे कि इस प्रकार से कार्य किया जाए कि सभी लोगों के कार्य पूर्ण होने के बाद किसी एक कार्य को पूरा करने की स्थिति तैयार होती है। यानी कि जैसे कि असेंबलिंग का कार्य होता है, जहां अलग अलग पुर्जों का उपयोग करके एक मशीन का रूप दिया जाता है। यदि किसी एक पुर्जे का काम ज़्यादा हो जाए, दूसरे का ना हो पाए, तो क्या मशीनें सभी तैयार हो सकती हैं?
नहीं हो सकती। इसीलिए सभी जगह पे कार्यों को इस प्रकार से किया जाता है कि उन सभी का जो पूर्ण उत्पादन है वो मिलकर एक पूर्ण वस्तु का रूप धारण कर सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक सामूहिक या समूह क्रिया है। प्रबंध की अगली विशेषता है कि यह एक गतिशील क्रिया है। प्रबंध में होने वाले कार्य संगठन में होने वाले बदलावों से प्रभावित होते हैं। समाज में परिवर्तन होता है, आर्थिक वातावरण में परिवर्तन होता है, राजनीतिक वातावरण में परिवर्तन होता है। इसलिए प्रबंध में की गई जो योजनाएं होती, बनाई जाने वाली योजनाएं होती हैं, उनमें भी उद्देश्यों में, नीतियों में समय समय पर परिवर्तन करना होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध में कुछ भी स्थायी नहीं है। एक बार व्यवस्था जो की जाए वो कुछ समय बाद में हमें बदलने के लिए मजबूर होना ही पड़ता है। प्रबंध की अगली विशेषता है कि प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। प्रबंध वह शक्ति है जिसे कि देखा नहीं जा सकता, केवल उसकी उपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं। जब एक संगठन में उद्देश्यों को योजना के अनुरूप प्राप्त किया जाता है तो सभी कर्मचारी खुश होते हैं। क्योंकि उनका लक्ष्य वो प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन यदि व्यवस्था या प्रबंध न हो तो इस लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि व्यवस्थित ढंग से कार्य को किया जाता है या प्रबंध का उपयोग किया जाता है तो संगठन में कार्य सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके बाद में आता है प्रबंध के उद्देश्य। प्रबंध के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को 3 अलग अलग उद्देश्यों से किया जाता है। पहला, संगठन के उद्देश्य, संगठनात्मक उद्देश्य या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव उन्हें कहते हैं। दूसरा, सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव कहा जाता है इन्हें। तीसरा है व्यक्तिगत उद्देश्य या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब प्रश्न आता है यहाँ उद्देश्य क्या होता है। तो इसका अभिप्राय उन अंतिम बिंदुओं से है जिन्हें प्राप्त करने के लिए एक संगठन की विभिन्न क्रियाएं अग्रसर होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संगठनात्मक उद्देश्य के बारे में। इसका अभिप्राय संगठन में जो भी मानवीय या भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि वे सभी लोगों के आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो सकें, सभी के उद्देश्य को प्राप्त हो सकें। जैसे कि मानवीय संसाधन तो हमारे कर्मचारी होते हैं, जबकि भौतिक संसाधन में हमारी मशीनें, फर्नीचर, सामग्री आदि आते हैं। इन उद्देश्यों का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है जिससे कि प्रबंध द्वारा व्यवसाय में हित रखने वाले सभी पक्ष, जैसे कि व्यवसाय के स्वामी, उसके कर्मचारी, उसके ग्राहक, सरकार आदि सभी के हितों का ध्यान रखा जा सके। इससे हमारे व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य भी पूरे होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला आर्थिक उद्देश्य होता है व्यवसाय का जीवित रहना। कोई भी व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहना चाहता है तो उसके लिए ये आवश्यक है कि वो इस प्रकार से कार्य करे कि उसका व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहे, चलता रह सके। इस कार्य को पूरा करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है लाभ का। कोई भी व्यवसाय केवल तभी तक चल सकता है जब तक कि वो पर्याप्त मात्रा में लाभ का अर्जन करता रहे। इसलिए यह जरूरी है कि व्यवसाय में गतिविधियों को इस प्रकार से संचालित किया जाए कि व्यवसाय एक पर्याप्त लाभ हमेशा अर्जित करता रहे। कोई भी व्यवसाय जो हानि में चल रहा हो उसे कोई भी चलाना नहीं चाहता, अर्थात उसका जीवित रहना संभव नहीं है। इसमें तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है विकास का। हर व्यवसाय चाहता है कि आज वो जिस स्थिति में है उससे आगे बढ़े। इसके आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि हम व्यवसाय की विकास को निश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए अपनी बिक्री को बढ़ाएं, कर्मचारी की संख्या बढ़ाएं, नई नई तकनीकों का उपयोग करें, व्यवसाय में नई पूंजी का निवेश करें। तभी हम ये मान सकते हैं कि व्यवसाय आगे बढ़ने में सक्षम है, इसकी ग्रोथ हो सकती है। ये उद्देश्य थे संगठन संबंधी उद्देश्य। इसके बाद में आता है दूसरे उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य। इनका संबंध समाज से संबंधित होता है। समाज का हित का ध्यान रखना इनका उद्देश्य होता है। जैसे कि समाज ये चाहता है कि व्यवसाय जो भी कार्य करता है उससे उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो, सुरक्षा हो, मूल्य नियंत्रण हो। इसके अतिरिक्त मुख्य सामाजिक उद्देश्य रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, वातावरण को दूषित होने से बचाना और जीवन स्तर के सुधार में योगदान देना होता है। कुछ संस्थाएं इस प्रकार से कार्य करती हैं कि वे अपने मूल कार्यों के साथ साथ दूसरे समाज सेवा के कार्य भी करती हैं। जैसे कि उदाहरण आप देख सकते हैं,
दिया हुआ है कि एशियन पेंट्स ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत धन उपलब्ध कराया, जिससे कि किसानों द्वारा स्थानीय संसाधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग करना संभव हुआ। इसी प्रकार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल, SAIL सेल, जिसे संक्षेप में सेल कहते हैं, उसने अपने स्टील प्लांट के आसपास रहने वाले लोगों को कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में नियमित रूप से सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया है। तो इस प्रकार से एक संगठन अपने मूल कार्यों के अतिरिक्त समाज के लोगों की सहायता का कार्य भी करता है, ये सामाजिक उद्देश्य कहलाता है। तीसरा, व्यक्तिगत उद्देश्य। इनका संबंध कर्मचारियों के संबंध में किए जाने वाले कार्यों से होता है। इसमें सिर्फ कर्मचारी के लाभ के बारे में विचार किया जाता है। प्रत्येक संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारी अपनी 3 आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी संगठन का भाग बनते हैं। पहला है इसमें वित्तीय आवश्यकताएं। वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठन को से कर्मचारियों को कॉम्पिटिटिव सैलरी और अन्य सुविधाओं की अपेक्षा होती है। कॉम्पिटिटिव सैलरी का तात्पर्य है अन्य व्यवसाय जो इसी प्रकार का कार्य करते हैं उनमें दिए जाने वाले वेतन के समान वेतन उन्हें प्राप्त होना चाहिए और साथ ही अन्य की सुविधाएं भी प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा, सामाजिक आवश्यकताएं। इस आवश्यकता के अंतर्गत कर्मचारियों की अपेक्षा होती है कि उन्हें उनके सहकर्मियों के साथ में सम्मान प्राप्त होना चाहिए। उनके कर्मचारियों साथियों को जो सम्मान मिलता है, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, वैसी प्रतिष्ठा उन्हें भी प्राप्त होनी चाहिए। तीसरी आवश्यकता है उच्च स्तरीय आवश्यकता। प्रत्येक कर्मचारी ये चाहता है कि उसे अपने व्यक्तिगत जीवन के विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त हों, अर्थात वो जिस नौकरी में आया है, काम करने के लिए आया है, उसमें उसे प्रमोशन के अवसर प्राप्त होने चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी चाहता है कि जब वो खूब मेहनत से कार्य करता है तो वो अपने कैरियर में आगे बढ़ सके, तो इसके लिए अवसर उपलब्ध कराना, ये व्यक्तिगत उद्देश्य होता है। इस प्रकार से प्रबंध के 3 उद्देश्य हैं। संगठनात्मक उद्देश्य, जिसमें संगठन में के हित के लिए कार्य किया जाता है। दूसरे होते हैं सामाजिक उद्देश्य, जिसमें समाज के हित के लिए कार्य किया जाता है। और तीसरे होते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य, जिसमें कर्मचारी के हित के लिए कार्य किया जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रबंध का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि यदि किसी भी कार्य में से मैनेजमेंट को हटा दिया जाए या प्रबंध को हटा दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? जीरो या फेल्यूर, नथिंग, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। यही प्रबंध के महत्व को बताने के लिए एक वाक्य में कहा जा सकता है। प्रबंध का महत्व निम्नलिखित बातों से स्पष्ट होता है। पहला, प्रबंध सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है। चूँकि अभी हमने प्रबंध की विशेषता में पढ़ा कि यह एक विशेष क्रिया है जो उद्देश्यों के प्रभावित होकर की जाती है। प्रत्येक प्रबंधक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी व्यक्तियों के कार्यों को व्यवस्थित करता है, उन्हें दिशा निर्देश प्रदान करता है। दूसरा, प्रबंध से कुशलता बढ़ती है। प्रबंध के द्वारा सभी कर्मचारियों को इस प्रकार से कार्य करने का अवसर उपलब्ध कराया जाता है कि वे कई तरह के कार्यों को करने में सक्षम हो सकते हैं। इसी प्रकार से मानव का विकास होता है। मशीनों का विकास करने के लिए उनमें तकनीकी सुधार किए जाते हैं, नई नई मशीनों का उपयोग किया जाता है। माल का बेहतर प्रबंध किया जाता है इससे कि वेस्टेज को रोका जा सके। और धन का प्रबंध इस प्रकार से किया जाता है कि न्यूनतम धन लगाकर अधिकतम उत्पादन करना संभव हो। इस प्रकार से प्रबंध के उपयोग करने से कुशलता में वृद्धि होती है। तीसरी विशेषता है, तीसरा महत्व, प्रबंध गतिशील संगठन प्रदान करता है। प्रबंध का चौथा महत्व, प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है। प्रत्येक कर्मचारी का एक व्यक्तिगत उद्देश्य होता है। किसी संगठन में आने के साथ वो अच्छा पारिश्रमिक प्राप्त करना चाहता है, लाभ में हिस्सा प्राप्त करना चाहता है, प्रबंध में हिस्सेदारी चाहता है, भविष्य में पदोन्नति चाहता है। तो प्रबंध के माध्यम से प्रत्येक कर्मचारी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने से समर्थ हो सकता है यदि वह अपनी पूरी क्षमता के साथ में कार्य करता है, अपनी योग्यताओं को बढ़ावा देता है, उसमें सुधार करता है, नई गुणों को प्राप्त करता है, तो उसके व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी वो सहायक होता है। प्रबंध का पांचवा महत्व, प्रबंध समाज के विकास में सहायक है। प्रबंध के द्वारा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति का भी प्रयास किया जाता है, जिसमें कि वो अपने लाभ कमाने के उद्देश्य के साथ साथ में लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना, वातावरण को प्रदूषण से मुक्त रखने का प्रयास करना, अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध कराना, उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना, आवश्यकता के अनुसार पैकिंग में उपलब्ध कराना। इस प्रकार से
प्रबंध समाज के विकास में सहायक होता है। इस प्रकार से हमारा पहला अध्याय का पहला बिंदु प्रबंध का परिचय हम पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।